श्री अरबिंदो गायत्री मंत्र। ओम तत्सवितुर्वरं रूपम ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। आज श्री अरबिंदो इंजीनियरिंग और टेक्निकल ग्रुप का श्री अरबिंदो विज्ञान परिषद तरफ आज स्वतंत्र अधिवेशन रे जोग देथिबा समस्त अपभाई को मोर प्रणाम और स्वागत। आमे गोटे स्वतंत्र विषय उपर आलोचना करिया को जाउछु। प्रतिवर्ष परी आमर श्री अरबिंदो विज्ञान परिषद तरफ जो वार्षिक विज्ञान मेला हुए अक्टोबर मासरे तार गोटे विषय वस्तु स्थिर करा जाय थाए गोटे वर्ष आगु। आउ ए वर्ष जो विषय वस्तु आमर अछि सेटा होछि एंशिएंट इंडियन साइंस, द पास्ट मस्ट बी ए स्प्रिंगबोर्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर। पुरातन भारतीय विज्ञान आमर अतीत आमर भविष्य आड़ को लंफ प्रदान करने साहाय्य करने उचित। यही विषय वस्तु निर्णय करने पछरे आमर दुईटी उद्देश्य थिला। गोटे भारतर जो पुरातन विज्ञान अछि ता विषय रे आमे उभय शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री एवं पाठ्यचक्र समस्त अपभाई माने मध्य जो जिनसुड़ा आम बहुत एते स्पष्ट नुहे ता विषय रे आमे किछि पढ़ापढ़ी करवा से विषय किछि रिसर्च करवा आउ ताकु नै पिला मान सहित विज्ञान रो किछि प्रोजेक्ट करवा बा सेमिनार करवा। द्वितीय आमर जोटा विज्ञान परिषद रे जो लक्ष्य विज्ञान को गोटे आध्यात्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य कर। तेणु आमर ये जो विषय वस्तु जो सेकेंड पार्टा द पास्ट मस्ट बी ए स्प्रिंग बोर्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर माँ बाणी आमर आज आम एथर निश्चय निर्णय करूँ जे टिके शीघ्र आम ए विषय वस्तु उपरे आलोचना आरंभ करूँ। ए वर्ष आमर आज जे आलोचक आलोक भाई समस्ते जानती आम आलोक भाई को अनुरोध करूँ ए विषय वस्तु उपरे गोटे इंट्रोडक्टरी सेमिनार देवे जहाँ को आधार करी आम माने आमर ए विषय जहाँ प्रोजेक्ट करिया को चाहूचे से चेष्टा आरंभ करिपरिबा। परवर्ती समय आवश्यकता हेले आम अन्य अधिवेशन सब करवा विषय वस्तु को लेकिन। तेणु बर्तमान आज जो स्वतंत्र अधिवेशन आम करने जाऊँ से आलोक भाई आमर अनुरोध को रक्षा करी आज ये विषय वस्तु उपर किसी कहवा को स्वीकृति देइचंती। से आमर आम तरफ समस्त धन्यवाद एवं कृतज्ञता। बेसी समय नष्ट न करी मु आलोक भाई को अनुरोध करी से वक्तव्य रखिए। जय माँ। बहुत सुंदर इसका टाइटल है। पहले तो शीर्षक कि पास्ट इज ए स्प्रिंग बोर्ड टू द फ्यूचर, क्योंकि ये तो सच है कि हम लोग बहुत इस पर बात हो रही है आजकल। अलग अलग तरह के पॉडकास्ट हैं, बातें बताई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं कि हम पास्ट में इतने महान थे, हमने यह किया था वह किया था। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात ये नहीं है। वो तो सर्वविदित हो रहा है आजकल कि भारतवर्ष ने क्या कुछ नहीं किया था, चाहे वो कला नृत्य हो, अध्यात्म ज्ञान हो, या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, राजनीति, अर्थशास्त्र नीति, हर जगह पर मानवीय संबंध हो। इन सब दिशाओं में भारतवर्ष ने बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया और उसको संसार को दिया। और यह तो अब सर्वविदित है। थोड़े बहुत हम लोग उसमें देख भी सकते हैं, खासकर विज्ञान को लेकर के। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम जाएं फॉर एग्जांपल तो आज हम एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। अब वैशेषिका स्कूल जो आता है, ये जो वेदांत से निकला हुआ है, उसके 6 स्कूल हैं, षट दर्शन, उसमें एक है वैशेषिका। और वैशेषिका स्कूल को ही, उस पद्धति को कनाद ऋषि, उन्होंने, उनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उनको कणों में बहुत इंटरेस्ट था।
वो बहुत अधिक कण के अंदर क्या है, कितना छोटा कण हो सकता है। उन्होंने उस समय जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो बहुत ही मेल जोल खाती है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन काफ़ी मेल जोल खाती है आज की प्लानिटरी थ्योरी से। उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में देखें तो गणित के क्षेत्र में तो किताबें भी लिखी गई हैं जो बड़ी सुंदर हैं, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, ये सब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है उसका एकदम नया अनोखा सिस्टम, पाई का की वैल्यू, ज़ीरो की वैल्यू, सौर मंडल में जो तारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी गति, उनकी एग्जैक्ट, जिसको हम लोग पंचांग के रूप में देखते हैं, तो किस एक्यूरेसी से उन्होंने कैलकुलेट किया। बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे, लेकिन इस सब में अद्भुत एक बात नज़र आती है कि प्राचीन भारत ने कभी भी जीवन को काटा नहीं अपने आप से, अध्यात्म से। इनमें से कई लोग वास्तव में पूरी तरह अध्यात्म से जुड़े हुए थे। इनमें कई लोगों का नाम, जैसे आर्यभट्ट जिसके नाम पर सैटेलाइट रखी गई, और वराहमिहिर जिन्होंने पूरा ये, जैसे बाद में कोपरनिकस की जो थ्योरी आई कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी चारों तरफ और सारे ग्रह चक्कर लगाती है, बहुत पहले वराहमिहिर ने इसकी बात कही थी। यहाँ तक कि हम लोग अभी जैसे मानते हैं कि भाई राहु काल होता है और राहु सूर्य को ग्रस लेता है, लेकिन वराहमिहिर ने इसको स्पष्ट किया था कि ये किसी राहु के बीच में आने से नहीं होता है। उन्होंने पूरा इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। मेटलर्जी के क्षेत्र में नाम इस समय में विस्मृत हो रहा है, लेकिन उन्होंने गोल्ड को जो कन्वर्ट करना चाहते थे, किसी भी मेटल को गोल्ड में, जिसको एल्केमी कहा गया, अभी भी इसकी खोज जारी है, उसका प्रयास हो रहा था। यानी अणुओं की संरचना को कैसे बदला जा सकता है, यही कुछ है जो आगे चल के टाइम मशीन के रूप में प्रकट होगा। फिर उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने गोल्ड को कन्वर्ट करना, तो वो सफल नहीं हुए, लेकिन गोल्ड प्लेटिंग का जो आज हम लोग करते हैं, रोल्ड गोल्ड इत्यादि, ये सब उन्हीं की देन है, जिसके कारण ये मेटलर्जी में और भी एडवांसेस किए उन्होंने। लोहे का और अन्य धातुओं का किस तरह से उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर इसी दिशा में अगर हम देखें तो विमान शास्त्र, उसमें तो यहाँ तक लिखा गया है कि कैसी धातु होनी चाहिए जो एक हवाई जहाज़ को अदृश्य बना सके। आज हम लोग इसकी बात करते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, जिसमें बेसिकली आपकी कोटिंग इस तरह की पेंट होना चाहिए जो वो रडार के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर ले, ना कि रिफ्लेक्ट करे, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात होती है। तो उन्होंने इस प्रकार के जहाज़ जो मंत्र से चलेंगे, तंत्र से चलेंगे, जो ऐसे यान जो प्रॉपर स्वचालित हैं, ऐसे यान जिसके लिए एक पायलट की ज़रूरत है, उनका भोजन, कॉकपिट के डायग्राम, भारद्वाज ऋषि की पूरी विमान शास्त्र है। अगर हम उन चीज़ों को देखें, आयुर्वेद के क्षेत्र में हम सब जानते हैं सुश्रुत और चरक संहिता, इन्होंने जहाँ एक और चरक जी ने इतने सारा पूरा फार्मेकोपिया मेडिसिन के फील्ड का लिया, वहीं सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी, और इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि नाक कट जाना, कान कट जाना, उंगली कट जाना, तो किस तरह से उसको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में बहुत एक समय बहुत प्रोमिनेंटली की गई थी। तो अब ये तो एक अपने आप में विषय है, उसमें ये सब आता है। रस्ट फ्री आयरन भी है, योग एज ए साइंस जो हम लोगों को स्वास्थ्य देता है, लंबा जीवन देता है। आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही यही था। आयुर्वेद ये नहीं था कि बीमारी हो गई उसको ठीक कर दें, ये था कि हम कैसे अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कैसे हम लोग एक लंबा जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से मनुष्य ना केवल स्वस्थ रहे बल्कि जीवन को जॉयफुली जिए। तो ये जो चीज़ें जो आज मॉडर्न मेडिसिन में भी नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन में आप निरोग रखने की, रोग का उपचार, निरोग भी नहीं, रोग का उपचार, यहाँ तो हम जानते हैं, लेकिन स्वस्थ कैसे रहें ताकि रोग ही ना आए। प्रिवेंटिव मेडिसिन में अगर हम जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम निरोग रह सकें, जिससे हम स्वस्थ रहें, और ना केवल स्वस्थ रहें, जीवन को एंजॉय कर सकें, एक जॉय ऑफ लाइफ। तो उस प्रकार से जब हम देखते हैं कि इतना अधिक इसमें डेवलपमेंट हुआ था, तो अब एक प्रश्न उठता है कि ये सब कहाँ विलुप्त हो गया। ये नहीं कि विलुप्त हुआ, लेकिन ये स्टैटिक क्यों हो गया।
लिटरेचर के फील्ड में अगर हम देखें तो वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास के जब हम जीवन वृत्तांत पढ़ते हैं तो अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो कुमार संभवम लिख रहे हैं तो उस समय स्वयं शिव और पार्वती सुन रहे हैं। ऐसी किंवदंती है कि वे स्वयं सुन रहे हैं और उसमें रस ले रहे हैं, और उसी में वो श्रापित भी होते हैं। वो एक अलग कहानी है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, युद्ध कला, यहाँ तक कि श्री राम बताते हैं कि किस प्रकार से जब कोई युद्ध कला लड़नी हो तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमको अपनी सेना का संयोजन करना चाहिए, किस प्रकार से एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स, मतलब एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। मानवीय संबंध, विवाह के, अभी जिस पर हम लोग आजकल इतना डिस्कशन होता है, 8 प्रकार के विवाह वेदों में बताए गए, जिसमें से 2 जो हैं जो अमान्य हैं। राक्षसी विवाह उनको कहा गया, यानी जहाँ बलपूर्वक विवाह किया जाए, या फिर बलपूर्वक विवाह है या कोई नशे के ड्रग्स को लेकर के विवाह हो। परंतु 6 प्रकार के विवाह मान्य दिए गए, जिसमें से एक होता है गंधर्व विवाह, जहाँ पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं है। यानी ये इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हाँ, ईश्वर साक्षी है। सावित्री में इसका वर्णन देखते हैं गंधर्व विवाह का, जहाँ ईश्वर केवल साक्षी है और कोई नहीं है, और एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और विवाह होता है। तो इस प्रकार के 6 विवाहें, उत्तम कोटि से लेकर के निम्न कोटि तक। अब ये सब कुछ हमारे यहाँ था, नीति शास्त्र था। तो जो प्रश्न विचारणीय है वो ये कि ये विलुप्त क्यों हुआ। अब इस पर हम लोग अगर एक दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि ये केवल भारतवर्ष में उस समय ये चीज़ नहीं हो रही थी। अक्सर हमको लगता है कि भारत में ही हो रहा था, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान भारत में तो था ही, भारत में बहुत विस्तार से ये डेवलप हो रहा था, लेकिन ये ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान ग्रीस में भी आ रहा था, यूनानी सभ्यता में भी आ रहा था, इजिप्ट में भी आ रहा था। ये एक एज थी जब 2 बातें एक साथ हो रही थी कि ऑकल्ट नॉलेज, गुह्य शक्तियों का ज्ञान। सांख्य में आप देखिए किस तरह से एक प्रकार का किसी भी सब्सटेंस की, पदार्थ की बात की गई है, ओरिजिनल पदार्थ की। फिर किसी भी फॉर्म, जो भी मटेरियल फॉर्म है, उसकी संरचना के पीछे जो 5 तत्व हैं, इनको हम, मॉडर्न फिजिक्स इसको अलग ढंग से कहती है। वो इसको कहती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, प्लस एंड माइनस, इस तरह से देखती है। इसी चीज़ को सांख्य दर्शन में इसको अलग भाषा में उपयोग में लाया गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये विलुप्त कैसे हुई। ये 3-4 जगहों पर इस प्रकार की एक क्रांति हो रही थी, विज्ञान की क्रांति। अब मैं उस बहुत प्राचीन इतिहास में नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की बात सुनते हैं जो बड़ी अद्भुत हैं। निश्चित रूप से वो रही थी, और शायद वो सभ्यता डिस्ट्रॉय होती है, और जब नई सभ्यता आती है तो उन बातों को वो स्मृति के माध्यम से पिकअप करती है। श्री अरविंद इसका संकेत देते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में कि इस युग में हम लोग बहुत तेज जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका एक कारण, और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि वे चीज़ें जो विलुप्त हुई थी वे अचानक मानव स्मृति में कहीं ना कहीं संजोई हुई हैं, और वहाँ से वो ऊपर की ओर आ रही हैं। तो ये एक कारण है। तो पहले डेवलप्ड सिविलाइजेशंस थे, एटलांटिस का था, मायन था, बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, भारत बचा रहा, लेकिन ये ज्ञान विलुप्त हो गया, प्राय सभी जगह विलुप्त हो गया। कंटिन्यूटी तो वास्तव में ग्रीस में भी नहीं है, और इजिप्ट में बिल्कुल नहीं है। अरब देश में था, पर्शिया में था, पर वो ज्ञान विलुप्त हो गया। अब ये क्यों विलुप्त हुआ, अगर हम इसके कारणों को देखें, हालांकि ये रीडिस्कवर होता है, लेकिन उसका एक मूल कारण था कि एक जिसको हम कहते हैं डार्क एजेस ऑफ मैनकाइंड, जहाँ पर ये स्वतः स्फूर्त ज्ञान, कई सारे स्वतः स्फूर्त ज्ञान के उदाहरण हैं। जैसे आर्किमिडीज, अचानक वो बैठते हैं और उनके अंदर एक आहा फीलिंग आती है। तो ये स्वतः स्फूर्त जो ज्ञान था, इंट्यूटिव नॉलेज जो थी, वो कहीं ना कहीं अब तर्क की कसौटी पर खरी उतरनी है। तो इंट्यूटिव नॉलेज के पीछे जो प्रोसेस है उसको अगर हम समझ लें, क्योंकि अंत में हमको इसी थ्रेड को पकड़ना होगा। इंट्यूटिव नॉलेज कैसे आती है, जैसे मैं मेडिसिन के क्षेत्र में ले रहा हूँ, सभी क्षेत्रों में ये लागू होगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। पहली चीज़ होती है कि जो कुछ हम जानते हैं हम उसके आगे जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम स्प्रिंग बोर्ड टुवर्ड द फ्यूचर भी आ जाएगा। अब इसको किस तरह से लें कि ये
उस समय 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व मनुष्य के पास जो ज्ञान था वो सीमा में था। फॉर इंस्टेंस आग जलती है पत्थर रगड़ करके, लेकिन बहुत सारे और ज्वलनशील पदार्थ हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो प्रकट होनी है। तो चूंकि मनुष्य के पास आग को रगड़ने का, जलाने का एक साधन था, तो स्वाभाविक था कि वो उसको एक्सीड करना चाहता था, और फिर उसने ज्वलनशील पदार्थ खोजे, इस तरह की चीज़ें हुई अपने आप। अब वो खोज कैसे हुई? क्योंकि उसके अंदर, हृदय के अंदर ये एक प्यास थी कि क्या और कोई तरीका है, और कोई उपाय है। उसी प्रकार से हम हीलिंग के क्षेत्र में देखते हैं कि सांप ने काट लिया तो क्या कोई उपाय है, तो मंत्र का भी उपाय किया गया। अथर्ववेद को अगर हम देखें तो बहुत कुछ है उसमें जो इस प्रकार के ज्ञान से लिंक्ड है। तो मंत्र के साथ भी नहीं हो रहा तो क्या कोई औषधि है, उसमें गुण है, और भी कोई उपाय हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक अपने आप में एक फार्मेकोपिया बनाया। तो ये ज्ञान क्यों आ रहा था? ये ज्ञान आ रहा था क्योंकि हमको अपनी सीमाओं का आभास हो रहा था, और यही चीज़ आज भी लागू होती है। लागू कैसे होती है? आज भी जब एक आप देखिए 4G से 5G, 5G से 6G एक उदाहरण है। जब लगता है कि ये तो ठीक है, बहुत सुंदर चीज़ बन गई, अद्भुत चीज़ बन गई, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक है जो ये सोचते हैं क्या इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, क्या इसमें डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा किया जा सकता है। ये एक दिशा में सोचते जब हम हैं, विचार करते हैं, ये एक प्रकार का मनन होता है, मेडिटेशन होता है, तो उसके फलस्वरूप पास्ट के आधार पर एक नई संभावना प्रकट होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी प्रकार की देन है। ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं भारतवर्ष भूल गया। यूरोप में ये प्रोसेस प्रारंभ होती है तार्किक मन के आने के बाद। तार्किक मन आता है और वो प्रारंभ करता है ये प्रोसेस को। ये 4-5 सेंचुरी पहले की बात होगी, हालांकि रैशनल प्रोसेस सोक्रेटिस के टाइम से प्रारंभ हो गई, 2000 वर्ष पूर्व की बात है। लेकिन भारतवर्ष में उस समय बहुत अधिक उथल पुथल प्रारंभ हुई। अगर हम थोड़ा वापस जाएं तो 11th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी एडी, तब तक हम देखते हैं कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इवन कालिदास इत्यादि की जो बात हो रही है, लेकिन एक समय के बाद ये डिक्लाइन शुरू होता है। क्यों डिक्लाइन शुरू होता है? क्योंकि हम बहुत अधिक उलझ गए। एक और जो इन्वेजन्स थे, मुगल इन्वेशन हुआ, डच इन्वेशन हुआ, फ्रेंच इन्वेशन हुआ, ब्रिटिश कॉलोनी बना, तो एक और तो हम उसमें उलझ गए। तो एक बेसिक जो चाहिए सेटअप, विज्ञान एक प्रकार का अपने आप में खोज है सत्य की, तो उसके लिए अगर आपका जीवन रेस्टलेस है, बहुत अधिक समस्याएं से आप उलझ रहे हो, तो आप क्या ढूंढते हो? केवल जो प्रैक्टिकली उपयोगी चीज़ें हैं। तो एक कारण तो ये था कि भारत के अंदर राहु काल प्रारंभ हो गया। अगर हम भाषा के, भारत का सूर्य राहु ने ग्रस लिया, और ये राहु मेनली इस्लामिक, और इस्लाम के बाद ये जो ब्रिटिश इन्वेशन हुआ, जो यहाँ से लेना था, कॉन्टैक्ट से जो उनको सीखना था उन्होंने सीखा, लेकिन भारत के अंदर जो एक क्रिएटिव इम्पल्स थी उसका क्षीण हुआ। दूसरा एक, शायद इसी कारण, क्योंकि इन्वेशंस हो रहे थे, तो उसी समय हम देखते हैं कि मायावाद का एक प्रबल रूप आता है। शायद बाहर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, बड़ी विकट थी, बड़ी कठिन थी, जीवन बहुत आसान नहीं था किसी भी तरह से। तो जो योगी थे, जो खोज में रहते थे सत्य की अपने ढंग से, वो धीरे धीरे जाके इनर लाइफ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और भारत का वो ज्ञान कंदराओं में चला जाता है, और कंदराओं में जा कर के वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। वो विधाएं विलुप्त होने लगती हैं क्योंकि वो अप्लाई नहीं की जा रही हैं। और क्या बचता है अंत में? शुद्ध ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कौन सा? वह ब्रह्म जो इस संसार से परे है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन ब्रह्म की ही परिभाषा अगर प्राचीन भारत में जाएं तो वो ये आती है कि यस्मिन् विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, वह जिसको जान करके सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये तो इसके मूल कारण हुए। पराधीनता हुई। पराधीनता के कारण एक और जो समस्या हुई कि हमारी टर्मिनोलॉजी बदल गई। अब अगर हम सांख्य दर्शन देखते हैं तो हम उसको केवल कनेक्ट करते हैं कि एक स्पिरिचुअल चीज़ से कोई लिंक्ड है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वास्तव में इसके अंदर पूरे ये नास्तिक दर्शन है। इसमें ईश्वर की बात नहीं की गई है, प्रकृति के बारे में बताया गया है। अब केवल पंच तत्व को, अब मैं एक डायरेक्ट आ रहा हूँ कि भविष्य की ओर, केवल पंच तत्व को अगर हम ध्यान से स्टडी करेंगे तो इसमें एटम के अंदर जो चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, जो विश्व में ऑपरेट कर रही हैं, जो व्यक्ति के साइकोलॉजी में ऑपरेट कर रही हैं, एक पूरा एक नया संसार खुलता है।
उसी तरह से अगर हम ये 3 गुण, सत्व रजो तमो गुण, इन तीनों की गहराई में उतरेंगे तो हमको पूरे संसार में ये 3 धागे दिखाई देने लगते हैं, और उससे हमको जीवन की उथल पुथल, व्यक्तिगत जीवन की, समाज की, संसार की, सब समझ में आने लगेगी। इवन बैलेंस, इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, अगर हम इस प्रिंसिपल को समझें तो प्रिंसिपल तो हमारे पास हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी बदल गई है। और ये टर्मिनोलॉजी बदलने से अभी कई चीज़ें हैं, जैसे अंग्रेज़ी में हम न्यूटन की लॉ कहते हैं, तो क्या कहते हैं न्यूटन के नियम को? एक तो इनर्शिया का सिद्धांत है, एक मोशन का सिद्धांत है। तो ये क्या है इनर्शिया मोशन के सिद्धांत? ये तमोगुण और रजोगुण से निकले हैं। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, सत्वगुण। तो इसी सिद्धांत को अब चूंकि ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। और ये बहुत कुछ होता है, इवन स्पिरिचुअल के फील्ड में भी ये हुआ है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज बदलती रहीं। और ये एक बहुत आवश्यक है भारतवर्ष को, ये एक स्टेप 1 होगा कि अगर भारत को अपने पुरानी धरोहर का उपयोग करना है, भविष्य की ओर ले जाना है, तो पहले हमको इसकी एक एपिस्टेमियोलॉजी बनानी है जो कंपैरेटिव आज के जो हम टर्मिनोलॉजी अभी उपयोग में लाते हैं और जो एंशिएंट टर्मिनोलॉजी थी, अणु परमाणु, ये तो मुझे स्वयं स्मरण है, होगा टीनेज में जब मैंने ये पढ़ी एक चीज़ की अणु, तो अणु से जो मन में विचार आता था कि वो एक कोई छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब ये अच्छा ये एटम के ही बारे में कहा गया है तो आश्चर्य होता है कि अच्छा एटमिक थ्योरी उस समय भी थी, हम लोगों ने उनका नाम नहीं पढ़ा। नील्स बोर हम पढ़ते हैं और अन्य रदरफोर्ड, इनकी बात पढ़ते हैं। तो ये क्यों हमने ये नहीं पढ़ा? क्योंकि टर्मिनोलॉजी बदल गई। अब हम जब अणु के बारे में सोचते हैं तो कुछ और ही चीज़ समझ में आती है। तो स्टेप 1 भारत के अगर इतना भी हम कर लें तो बहुत बड़ी एक सहायता होगी। एक आपको मेडिकल साइंस में भी उदाहरण दे रहा हूँ, एक पौधा है विनक्रिस्टीन, ये इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी है। विनक्रिस्टीन का जो रस है और उसका जो केमिकल है वो कैंसर में बहुत पहले प्रारंभ हो गया इसका यूज़, लेकिन भारतवर्ष में ये पहले से ये प्रचलित था। पौधे का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि वो पौधे का जो अर्क है वो देते थे इस तरह की बीमारी में। उसी प्रकार से सर्पगंधा। तो एक कंपैरेटिव फिलॉलॉजी होनी चाहिए। हम लोग रिसर्पिन से रिसर्च प्रारंभ हुई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए, तो रिसर्पिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं डिप्रेशन, सर्पगंधा का क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ें मिलती हैं वो उसके अंदर होने वाले जो विषाक्त संभावनाएं हैं उसको भी बैलेंस करके प्रकृति के अंदर एक प्रज्ञा कार्य कर रही है। और वो प्रज्ञा जब मानव मन उसको करता है, मानव मन क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को लेके रसायन शास्त्र जैसे उन रस से जो औषधि बनाता है उसको पोटेंशिएट करने लगता है। पोटेंशिएट कैसे? इसमें क्योर करने का गुण किस में है? अब देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं मेडिकल फील्ड में बता रहा हूँ, तो क्योर करने का गुण अगर आप देखेंगे तो हाँ, उन्होंने एक हर्ब के अंदर से एक क्योर करने का जो गुण है, केमिकल है, उसको आइसोलेट कर दिया। अब नेचुरली वो बहुत पावरफुल हो गया, वो कुछ मिलीग्राम में आपको वही चीज़ अगर अर्क के रूप में देनी है, भस्म के रूप में देनी है, या वैसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में देनी है तो आपको ज़्यादा मात्रा में देनी होती है, उसकी प्रिपरेशन भी अलग होती है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ एलोपैथिक मेडिसिन में देनी होती है तो 1 मिलीग्राम कन्वीनियंट है, आपने मुंह में डाला और उसको निकल गए। तो अब ये जो चीज़ हुई उसमें जो इसका जो नुकसान हुआ, नुकसान ये हुआ कि जब प्रकृति कोई चीज़ प्रकट करती है मनुष्य के लिए तो वो उसके अंदर जो उसके संभावनाएं होती हैं, उसको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको अपने आप उसके अंदर उसने काट जोड़ी हुई है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 मूल रूप से अलग दृष्टिकोण हैं, वेस्टर्न साइंस के और इंडियन साइंस के। और यहाँ से हमको एक और सूत्र मिलता है। पहला तो ये कि एपिस्टेमोलॉजी भारत की होनी चाहिए, ये अब तक नहीं बनी है। ये ज़रूरी है कि कंपैरेटिव एपिस्टेमोलॉजी की हमारे यहाँ, और ये बहुत बड़ा शब्दकोश होगा, बहुत बड़ा काम है। जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद कुछ एक लोगों ने ये प्रारंभ किया है, लेकिन इस पर रिसर्च होनी चाहिए। शायद लिंग्विस्ट जो वैज्ञानिक भी हैं और लिंग्विस्ट भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग है तो उसमें एक एक चीज़ तब हम ढूंढ पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या प्रोसेस थी। रस्ट फ्री आयरन कैसे बनता था? रस्ट फ्री आयरन तो बनता था भारतवर्ष में। ये दिल्ली में जो मीनार है उसका ये उदाहरण है, रस्ट फ्री आयरन कैसे बनता था, क्या थी वो टेक्नोलॉजी जिससे ये प्राचीन बिल्डिंग्स बनाई गई जो अभी तक खड़ी हैं। अब ये लीव असाइड कि कुतुब मीनार किसका था, वो तो स्पष्ट है कि वो एक
हिंदू और जैन राजाओं का बनाया हुआ था, बाद में इसको हथिया लिया गया, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक इतिहास का विषय है। लेकिन उसमें किस तरह से वो टेक्नोलॉजी से ये बिल्डिंग्स खड़ी की गई थी, हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा को तो कहते हैं लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं। तो एक तो बात ये है कि हमको एपिस्टेमोलॉजी बनानी है, दूसरा इन चीज़ों को प्रचलित करना है। अगर आप वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ढूंढेंगे तो उसमें हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा आ जाएगा, कुतुब मीनार क्यों नहीं आता है? कुतुब मीनार में क्या वो कई चीज़ें हैं जो बड़ी अद्भुत हैं, और भी कई एंशिएंट इंडियन बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, मंदिर हैं, ऐसे ऐसे जहाँ ध्वनियों का इतना अद्भुत संयोजन है। तो ध्वनि के ऊपर जो भारतवर्ष में रिसर्च की गई, तो मंत्र हीलिंग है। मंत्र हीलिंग क्या? ध्वनियों से रोगों का इलाज हो सकता है, केवल मंत्र के शब्दों से नहीं। क्या केवल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस, क्या ये संभव है कि मानव की वाणी इस प्रकार की स्पंदनों को ट्रांसमिट करे? अगर हम देखें, ह्यूमन एक सिस्टम है एनर्जी और वाइब्रेशंस का, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि लोग रोगी ठीक हो जाएं? वहीं से बहुत कुछ प्रिवेंटिव विज्ञान भी आता है। आज ही कोई प्रश्न कर रहा था कि हॉरर फिल्में देखने से कोई समस्या होती है क्या? तो अब देखिए, इसका आपको मॉडर्न विज्ञान में ये नहीं मिलेगा इसका उत्तर, लेकिन भारत के विज्ञान में जाएंगे तो उत्तर स्पष्ट है। कैसे उत्तर स्पष्ट है? भारतवर्ष ने इस पूरी सृष्टि में जितने भी फॉर्म्स हैं उनके पीछे क्या है? ऊर्जा है और स्पंदन है। ये ऊर्जा और स्पंदन मिलकर के फॉर्म की रचना करते हैं। और अभी भी मॉडर्न साइंस में भी अंडरस्टैंडिंग यही है, फॉर्म कैसे बनता है। एनर्जी है, एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं और अणु हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, फिर माइंड कहीं ना कहीं उसको एक फॉर्म की रचना करता है, परसीव करता है। ये एक अपने आप में एक अलग विषय है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर मुख्य चीज़ ये है कि फॉर्म भी जो बनता है, फॉर्म क्या है? फॉर्म एक कंड्यूट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक व्हीकल है, एक वेसल है, एक पात्र है, यह यंत्र है, उपकरण है। क्या करता है वो? एक प्रकार की एनर्जी, चेतना की अवस्था, स्पंदनों को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। अब केवल इस सूत्र को हम पकड़ेंगे तो परस्पर संबंध, मित्रता, कहाँ जाना नहीं जाना, स्थान का चुनाव, ये सब अपने आप उसमें से निकल जाता है। कुछ लोग पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि भगवान तो अंदर हैं, अभी भी ऐसे प्रश्न करते हैं। ये जो बात हुई ना, एक अदर वर्ल्डलीनेस जो भारत की ने दिशा ले ली, इसलिए वो फॉर्म का महत्व भूल गया। तो एक प्रश्न फॉर एग्जांपल आया कि भगवान तो अंदर ही हैं, श्री अरविंद सर्वत्र हैं, तो फिर रेलिक्स की और समाधि की, इसकी फोटोग्राफ की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ बताना होता है कि अंदर हैं, लेकिन ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो जैसे हमारा मानव फॉर्म है, ये इतना ग्रॉस है, इतना भरा हुआ है, डेंस है, इसमें जो तत्व हैं इतना तमोगुण प्रधान है कि इसको चीर करके सतही चेतना को अंदर जाना सरल नहीं होता है। इसीलिए कई सारी चीज़ें योग में बताई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कई वृत्तियाँ, भोजन, जीवन शैली, ताकि ये थोड़ा हमारी चेतना थोड़ी सूक्ष्म हो सके, तब हम तैयार होते हैं भीतर जाने के लिए। लेकिन अगर हम समाधि, रेलिक्स, फोटोग्राफ, यहाँ पर क्या हुआ है? फॉर्म एक माध्यम हो गया है जो उसी अंदर में छिपे हुए भगवान को, उसी प्रचंड ऊर्जा को, उसी सत्य को, उसको पूरी तरह सहज रूप से प्रक्षिप्त करता है, प्रोजेक्ट करता है, रेडिएट करता है, इमिनेट करता है, जो भी हम कहें, तो बड़ा सरल हो जाता है। और ये एक अनुभव से भी व्यक्ति जान लेता है। तो जब हम ये जानने लगते हैं तो अब देखिए कितनी सारी संभावनाएं होती हैं मैनिपुलेट करने की। क्या फॉर्म के डिज़ाइन में ये चीज़ें हो सकती हैं कि हम अब सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बात ये नहीं, मैं वास्तुशास्त्र के वो निटिग्रिटी में नहीं जा रहा हूँ कि आप अग्नि का ये स्थान है, वो स्थान है। मुझे लगता है वो थोड़ा कुछ एक जिसको मॉडर्न भाषा में कहें कुछ ज़्यादा हो गया है। उसका एक मूल तत्व है, जैसे अग्नि कुकिंग वेसल का स्थान नहीं है। अग्नि एक बहुत बड़ी क्रिएटिव इम्पल्स है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चूँकि टर्मिनोलॉजी को हम भूल गए, हम स्वयं उसको गलत ढंग से पकड़ते हैं। तो एक किसी घर में किसी ने कहा कि भाई यहाँ जो बच्चों का स्थान है वो बच्चे के पढ़ने का स्थान था, कहा ये तो अग्नि का स्थान है, यहाँ कुकिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अग्नि तो प्रगति की ओर ले जाती है, तो ये परफेक्ट प्लेस है। अगर ये सच में अग्नि का स्थान है
तो बच्चे की स्टडी टेबल वही होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि के अंदर आगे बढ़ो, प्रगति, यही तो सारी चीज़ें अग्नि के अंदर। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि वास्तव में हमको स्वयं पहले समझना है अच्छे से कि ये जो विज्ञान था भारत का वो क्या था। अभी भी पंच तत्वों को हम स्थूल रूप से देखते हैं। पृथ्वी तत्व क्या है? वो तत्व जो वो एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम मूल रूप से कहें तो वो शक्ति जो हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है और बांध देती है। इसका अपना एक लाभ है और इसके अपनी एक कठिनाई है। वायु तत्व क्या है? अभी भी मातृश्वा शब्द पे एक बात हो रही थी, तो मातृश्वा का टिपिकल ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो कहेंगे एयर, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। मातृश्वा क्या है? वो स्ट्रीम्स, एनर्जी की, ऊर्जा की, वो प्राण ऊर्जा की जो स्ट्रीम्स हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। इवन ए वर्ड लाइक प्राणा इज मिसअंडरस्टूड। प्राण से हम समझते हैं भाई इनके प्राण पखेरे उड़ गए, लेकिन प्राण क्या है? प्राण वो प्रचंड ऊर्जा है जो यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें मैं अगर प्रवेश करूं तो ये पूरा एक मतलब वर्कशॉप का विषय है, लेकिन हम लोग प्रश्नों की प्रतीक्षा करेंगे। तो एक राइट अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी का और उनका कनेक्शन जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसके साथ जुड़ना। तो वहाँ से जो बात हो रही थी, टेलीविज़न पे अगर हम हॉरर शो देखते हैं तो क्या हो रहा है? जैसे मनुष्य है, जैसे पशु पक्षी हैं, वैसे ही टेलीविज़न भी एक माध्यम है। वो माध्यम एक इंस्ट्रूमेंट है, वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। अंतर इतना है कि एक मनुष्य के हाथ में है वो रिमोट। अब उससे क्या हुआ? अगर हम हॉरर मूवी देख रहे हैं या मर्डर की फिल्म्स देख रहे हैं जहाँ खून खराबा नहीं कहूँगा मैं, जहाँ इस प्रकार की विकृत विक्षिप्त मानसिकता है, तो चाहे वो रियल है, वर्चुअल है, इट डजंट मैटर। माइंड ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है, वो तो उन स्पंदनों को रिसीव कर रहा है। रिसीव करके वो उसमें उसके अनुसार उसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं वो दिशा ले रहे हैं। तो अगर हम हॉरर मूवी देखते हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? संसार को भी इन भय के स्पंदनों से भरते हैं और हम अपनी चेतना को भी भय के स्पंदनों से भरते हैं। और भय क्या है? वो सब कुछ डिस्टॉर्ट कर देता है। इसीलिए माने इसको कहा है भय जननी है फॉल्सहुड की, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ किसी भी चीज़ को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब इससे बहुत कुछ निकल सकता है। उसी प्रकार से जो बात हो रही थी घरों के कंस्ट्रक्शन में, क्या ऐसे डिज़ाइंस हो सकते हैं कि जो उस उच्चतम ऊर्जा को अपने अंदर सोख सकें, ला सकें, केवल डिज़ाइन के आधार पर। अब ओरिजिनली ऑरोविल के डिज़ाइन में यही बात, माने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात है, इसी का संकेत दिया था। ये केवल ये नहीं कि ब्यूटी दिख रही है, ब्यूटी तो एक है, जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ भगवान होते हैं, ये तो है ही, लेकिन इसमें एक विज्ञान भी है। और मंदिरों की अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें जानी जाती थी। बाद में क्या हुआ? यूटिलिटेरियन, अब मल्टी स्टोरीड फ्लैट, क्राउडिंग, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कहते हैं ना कि वो गंदगी वो आ गई। तो इस प्रकार से घर केवल एक लिवेबल चीज़ जहाँ पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, यही हम लोग देखते हैं। लेकिन घर के अंदर कंस्ट्रक्शन में क्या ऐसा जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सावित्री में पूरा एक जो वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड में श्री अरविंद बताते हैं कि, और सटल फिजिकल वर्ल्ड में भी बताते हैं कि जहाँ एक और ऐसे स्थान है जहाँ ऑब्जेक्ट्स भगवान के सौंदर्य और माधुर्य को एक्सक्यूट करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, वहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, वृक्ष, वस्तुएं, वो सब कुछ एक भय को प्रोजेक्ट करता है संसार के अंदर। तो अब ये सारा जो कोई भी फॉर्म हम बनाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आप टेक्नोलॉजी पर भी आएंगे एक क्षण में, कोई भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उस फॉर्म का रूप, आकार, उसका क्या संबंध है जो स्पंदन है, जो ऊर्जा है, उनको अट्रैक्ट करने में और रिलीज़ करने में। ये एक पूरा विज्ञान है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। उसमें इवन टैबलेट्स, सिरप, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक पूरा विज्ञान है जिसको स्टडी नहीं किया गया। अब आप किसी चीज़ को सूर्य में अगर रख देते हैं तो क्या उस पानी जल के अंदर कुछ अन्य गुण आते हैं? क्या मिट्टी में जब हम बाथ लेते हैं तो उससे कुछ हम गुण ले सकते हैं अपने अंदर? ऑयल बाथ, ये एक बहुत बड़ा विषय है हर चीज़ में जहां हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में माँ ने बताई है कि दो प्रकार की मुख्य टेक्नोलॉजी हैं, एक है जो आसुरिक है, एक है जो दैविक है, और प्रिंसिपल वही है। आसुरिक टेक्नोलॉजी डिवीजन को आधार बनाकर
निकलती है, यानी कि वो अणु को तोड़ करके आपने एनर्जी निकाली। और जो दैविक टेक्नोलॉजी है वो अणुओं को जोड़ करके, वो धरती को एक सूत्र में देख करके टेक्नोलॉजी निकलती है। ये पूरा एक वेदांतिक विज्ञान है। वेदांत के दृष्टि से अगर हम विज्ञान को पढ़ेंगे तो हम उसमें वह टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करेंगे, आविष्कार करेंगे जो चीज़ों को जोड़ करके देखती है, काट करके नहीं। यानी अगर हम इसको मॉडर्न भाषा में कहें तो माइंड, स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी आर ए सिंगल कंटिन्यूम। तो हम कहेंगे इससे क्या मतलब हुआ, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। अब आप हेल्सेनबर्ग का जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं मूल रूप से कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्व्ड को चेंज करती है। तो उसी प्रकार से क्या हमारा मन, इवन वे चीज़ें जो बिल्कुल मटेरियल हैं उसके अंदर मन एक मीडिएटर बन जाए अगर स्पिरिट और वस्तु के बीच में, तो क्या वो उस वस्तु के अंदर कोई नई चीज़ से उसको अनुप्राणित कर सकता है? अब देखिए पूरे गोलकुंड में माने श्री अरविंद यही बताते हैं कि इट इज़ ए योगा ऑफ द मदर इन द मटेरियल वर्ल्ड। वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सीमा की चेतना से अनुप्राणित है। और उसी प्रकार से जब पार्क गेस्ट हाउस बन रहा था तो बार बार वो समुद्र के नज़दीक होने से वो ढह रही थी, जो भी ब्रिक्स वगैरह दीवार जो भी बनाना चाह रहे थे। अब देखिए इसका एक उपाय होता कि हम वो टेक्नोलॉजी डिस्कवर करें कि रिक्लेम करें लैंड को, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है। लेकिन माने का हैव यू प्रेड टू द सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्लेमिंग बाय फोर्स, वो एक आसुरिक मेथड है जहाँ हम किसी भी भूमि को हमें अपने लिए ज़रूरत है हम उसको रिक्लेम करेंगे, एक नया आइलैंड बना देंगे, जो जिसकी बात हम लोग सुनते हैं। खैर नए आइलैंड बनते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य, चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाई है तो ये भी संभव है। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि हम समुद्र के साथ संबंध जोड़ते हैं। अब ये प्रोसेस हम खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस हमको रिडक्शनिस्ट मॉडल देता है कि ये सब कटा हुआ है। समुद्र एक जड़ ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या प्रभाव होगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे चर्च या मंदिर के लिए है। लेकिन क्या हम समुद्र से यह एक हमारे लिए भूमि देने की बात कर सकते हैं? अगर हम रामायण के प्रकरण को देखें तो यही होता है। समुद्र से पहले भूमि देने की या मार्ग दिखाने की बात की जाती है। तो ये अगर हम ये समझें जो वेदांतिक साइंस है कि जड़ जगत कटा हुआ नहीं है मन से, और मन कटा हुआ नहीं है स्पिरिट से, ये तीन चीज़ें अगर हम समझ लें, आत्म तत्व या ब्रह्म, ये एक ही सत्य के दो पहलू हैं। माइंड को माने मीडिएटर डिविनिटी बताया है। तो एक और मन अगर अपनी उच्चतम अपग्रेड करता चला जाए तो वो आत्म तत्व या ब्रह्म के पाँव के नीचे बैठ जाएगा, वहाँ शांत हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मन नीचे की ओर जाता चला जाए, जो हम लोग वो कहानी में पढ़ते हैं जिसमें ब्रह्मा और विष्णु जी जाते हैं ढूंढने कि इस ज्योतिर्स्तंभ का ओर छोर क्या है, तो मन अंत में जाके अणुओं के नीचे जाके निश्चेतना में जाके विलुप्त हो जाएगा। दोनों में वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे एक और व्यक्ति शांत कब होता है, जब वो आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करता है तो उसका माइंड शांत हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है। और दूसरी ओर अगर वो घोर डिप्रेशन में हो जाए तो उस समय वो सोच नहीं पा रहा है, कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों पोल्स पे मन एक्सटेंड करता है। यानी माइंड एक मीडिएटिंग लिंक है बिटवीन ब्रह्मन एंड दिस वर्ल्ड। श्री अरविंद इसको दिव्य जीवन में बहुत विस्तार में समझाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड अभी सत्य को नहीं पकड़ पाया है, आज नहीं तो कल वो पकड़ेगा। वो क्या भी समझता है कि माइंड स्पिरिट, और फिर मैटर ऑफ माइंड का ही खेल सब कुछ जानता है। भारत में ये ज्ञान है पर हम उसको अभी तक नहीं करते हैं। ये बहुत सुंदर बात थी कि चंद्रयान के पहले, अभी भी आप देखिए, जब इसरो के जो चंद्रशेखर जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पूजा की, अर्चना की, उसके बाद उन्होंने चंद्रयान था, मंगलयान था, शायद चंद्रयान था, तो उन्होंने प्रे करके इसको लॉन्च किया। लेकिन हम लोग के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो इसको समझाएं कि ये क्या, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये केवल ये नहीं है कि वो एक अंधविश्वास करके भगवान में प्रे कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम जब ये सुनते हैं कि अंधविश्वास है, हमारे अंदर इस ज्ञान का आधार होना चाहिए कि नहीं, ये संसार
कटा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मायावाद ने ये समस्या खड़ी कर दी थी, पर प्राचीन भारत में अगर हम जाएंगे तो यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, इसकी बात है। तो वापस से हमको ये लिंक जोड़ना है। अब ये लिंक कैसे होगा? जैसी कि बात हुई, मन ही मीडिएटर है। अभी हम जो भी विज्ञान पढ़ते हैं, हमारा मन अपग्रेडेड वर्जन में नहीं है, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर हम मॉडर्न भाषा कहें तो स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर को नहीं सपोर्ट कर सकता है। उसके अंदर तार्किक मन के अंदर अगर स्पिरिचुअल चेतना आती है तो वो डॉगमाज में बदल जाती है, क्योंकि तार्किक मन कहता है या तो ये होगा या वो होगा, वो चीज़ों को समग्रता में नहीं देख सकता। तो जिसको भी अब विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, भारत की प्राचीन सभ्यता से जोड़ते हुए, उसको एक तो योगनिष्ठ होना है। उसको ये अलग नहीं करना है कि जब मैं मेडिटेशन रूम में बैठ रहा हूँ तो मैं केवल भगवान से संबंध जोड़ रहा हूँ। फिर मैं जब वर्क प्लेस में गया तो मैंने बस प्रणाम किया, भगवान माँ को ऑफर किया, फिर मैं काम वैसे ही करूँगा जैसे वैज्ञानिकों ने समझाया है, जो प्रचलित है। नहीं, तब तो हम फिर वही डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में इसको बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बैठ के क्या करेगा? एक प्रैक्टिकल चीज इस पर ले आए तो ऑफ कोर्स वो ध्यान करेगा, पहले अपनी चेतना को लिंक करेगा, और जैसे जैसे उसका मन सूक्ष्म रेंजेस में एसेंड हो रहा है, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, वैसे वैसे उसके लिए बहुत सरल होता जाएगा संपर्क स्थापित करना। यानी उसके अंदर एक इंट्यूटिव प्रकाश का उदय होने लगेगा। अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप, जैसी बात हो रही थी किसी भी वैज्ञानिक शोध में, अब वो अपने सामने एक प्रॉब्लम को रखता है। अगर वो संतुष्ट है कि जो कुछ अब तक मॉडर्न साइंस ने दिया है, जो भी थ्योरीज दी हैं, वी आर हैप्पी विद इट। और ये तब आता है जब बुर्जुआ मेंटालिटी होती है, खोज की जो प्रवृत्ति है, जब वो विलुप्त हो जाती है, और वो एक मानसिक दासत्व है कि सारी डिस्कवरी वेस्टर्न वर्ल्ड करेगा, हमको उसको रेप्लिकेट करना है, या जो बड़े साहब बोल रहे हैं वही सही है, या जो उनकी पुस्तकों में लिखा है वही सही है। तो हम उसको लेकर के बड़े संतुष्ट रहते हैं कि हम जा रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के बाद हमको क्या करना है? हमको घर में बैठ के टेलीविज़न एंजॉय करना है, हमारा परिवार है, हमारा सुख है, थोड़ी देर हम सेंटर पे जाके ध्यान भी कर लेंगे। दैट विल नॉट डू। ये भी माँ का काम है। तो मैं तो एक मेडिकल फील्ड के उदाहरण से ये दे सकता हूँ मेरे अपने उसमें, कि मेरे मन में बहुत कुछ ऐसे आता था कि ये तो बहुत लिमिटेड साइंस है, इसके परे क्या है, एक और उपाय होना चाहिए। क्या हमारे मन का कोई रोल नहीं है हमारी ठीक होने में? क्या ईश्वर की ऊर्जा का कोई रोल नहीं है? यानी हमको शक्ति का उपासक बनना है। तो धीरे धीरे एक कोहरा छटने लगा, कई चीज़ें इस फील्ड में प्रकट हुई, पैराडाइम्स बनती हैं, जिसको हम लोग पिछले 30 साल से नमा के माध्यम से प्रेजेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं, और कई और ऐसे लोग हैं जो उस दिशा में रिसर्च भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि ये जो न्यू आइडिया ये प्रकट हो रहा है संसार में अपने ढंग से। तो वैसे ही हम लोगों को एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है कि पहले हम अपनी प्रयोगशाला में जाके या अपने ऑफिस में जाके, जहाँ भी हम स्टूडेंट्स को मान लो पढ़ा रहे हैं, तो हम पहले अंदर में कनेक्ट हों। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तो ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आधार, एक बेसलाइन है। अब हम उन प्रश्नों को अपने अंदर उठाएं जिनका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। ये एक विधा है जिसको हम भूल गए कि वह प्रश्न, अब हर एक फील्ड के अपने प्रश्न होंगे। मेरे अपने लिस्ट ऑफ प्रश्न मेडिकल फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेटलर्जी के फील्ड में, उसके अंदर ये प्रश्न आने चाहिए। जिज्ञासा कभी शांत नहीं होनी चाहिए। एक जगह माताजी बताती हैं कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही वस्तुतः किसको ढूंढ रहे हैं? सत्य को ढूंढ रहे हैं। मार्ग अलग है। एक केवल जड़ जगत के अंदर जा रहा है, दूसरा केवल भगवान से या आत्म तत्व की ओर जा रहा है। लेकिन हमको जोड़ने की कड़ी बनना है। आत्म तत्व फर्स्ट डेफिनेटली, क्योंकि आधार बेस वही है, ऊर्ध्व मूलम शाखम। लेकिन जैसे जैसे हम जुड़ते चले जाएं, हमको उससे सेटिस्फाइड नहीं होना है, संतुष्ट नहीं कि हाँ हमको मन में बड़ी शांति महसूस होती है, हमको तो जॉय महसूस होता है, हमको साइकिक एक्सपीरियंस रियलाइजेशन हो गया, विजन देख लिया। अच्छी बात है, ये स्टेप्स ऑन द वे हैं। लेकिन उसको धरती से कैसे जोड़ें, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें, व्यक्ति की, समाज की, इस ओर भी हमारा चिंतन होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इस दिशा में, तो हम देखेंगे स्वयं ही हमारी एजुकेशन में, कई लोग हम में से टीचर्स हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में हम हो विज्ञान के,
तो वहाँ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स, जिज्ञासा जगा सकते हैं। मुझे लगता है कि स्कूल से ये प्रारंभ होना चाहिए। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, तो टिपिकल टीचिंग क्या होती है, आप अंत में क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन का बेसिस क्या होता है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके आधार पर आप इसको उत्तर लिखो। तो इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। हमको तो क्वेश्चन वो होना चाहिए कि अच्छा ये चैप्टर में तुमने वो सब पढ़ लिया जो अब तक किया गया है, अब तुम प्रश्न उठाओ कि इसमें क्या है जो अनुत्तरित है। नंबर 1 ये। दूसरा, यदि तुमको इस समस्या को समाधान ढूंढना हो, तुम किस प्रकार से ढूंढोगे। ये दो चीज़ें। पहली जिज्ञासा, सीमाओं के पार जाना। दूसरा क्रिएटिव इम्पल्स, और ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। मुझे लगता है जो अपना मातृभवन में ही प्रारंभ करें स्कूल में सुंदर स्कूल है, जहाँ जहाँ इंटीग्रल स्कूल है वहाँ ये 2 चीज़ें प्रत्येक क्लास में। इतना काफ़ी नहीं कि फिज़िक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, व्हाट नेक्स्ट। और उसमें वंडर का सेंस, बेंजामिन रिंग, ये रिंग्स कैसे बनती हैं, केमिस्ट्री के जो कंपाउंड हैं इसमें ये एटम्स कैसे अरेंज करते हैं, कैसे ये चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं, कैसे डिटरमाइन होती हैं। तो बच्चों के अंदर एक कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी, बट कंटेम्पलेशन, मच मोर कंटेम्पलेशन, ताकि वो उन प्रश्नों को देखें जो अब तक उत्तरित नहीं हुए हैं। उनकी अपनी क्रिएटिव विधा से वो नई थ्योरम्स, नए कलर्स, नई विधाएं, नई संभावनाएं प्रकट करें। और जो भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा, अभी तो एक बहुत बड़ा गैप है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। वेस्टर्न वर्ल्ड घूम रहा है एक सर्किल के अंदर, और भारत में हम उसको बस इमिटेट कर रहे हैं। तो दिस ऑफ कोर्स इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इंडिविजुअल्स हैं यहाँ और वहाँ, परंतु हमको उन चीज़ों को कनेक्ट करना है कि और उसमें से नई चीज़ों को प्रकट होना है। यही माँ बताती है, न्यू थिंग्स वेटिंग टू मैनिफेस्ट। क्या होगा, कैसे होगा, ये एक व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान का यंत्र बनेगा संसार में नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, इसके बारे में तो क्या बताया जा सकता है। लेकिन ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, ये अभिप्सा होनी चाहिए। नो द पास्ट, फाइन। वो प्रोसेस जिससे उन्होंने इसको ड्राइव किया था, इंट्यूटिव मैकेनिज़म्स जो हैं, इंट्यूशन को अपने अंदर अवेकन करना, ये भी सेकंड इम्पॉर्टेंट। उन क्वेश्चंस को रेस करना, प्रश्नों को जो उत्तरित नहीं हैं, और कई हैं प्रश्न जो अनुत्तरित हैं। और तीसरा, नए सिरे से सोचना कोई भी चीज़ को। अगर मैथमेटिक्स है तो क्या इस टेबल को हम नए ढंग से याद कर सकते हैं। तो हम अगर इस तरह से, क्या होगा, सृष्टि को हम प्ले की रूप में लेंगे। और अगर एस्पिरेशन है और ये हमारी नियति है, तो कौन जाने किसके अंदर एक नया प्रकाश से भरा हुआ विचार अचानक प्लॉप अंदर में एक ड्रॉप की तरह उतरेगा, और वो ड्रॉप काफ़ी है अंधियारा हटाने के लिए और एक नई संभावना प्रकट करने के लिए। जय माँ, जय माँ। So the question is, tell us about Einstein. His theory made me feel like he is not a talented human being, but like a devta. Any significance of Einstein's birth in Sri Aurobindo's era? इस पर श्री अरविंद से भी प्रश्न किया था किसी ने, क्योंकि अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लोग मायावाद से जोड़ते हैं। लेकिन श्री अरविंद ने मना किया है कि इन दोनों चीजों को ऐसे हमको लिंक नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को टच कर लूं, और वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम फिर एक बड़े महान सत्य को एक सीमित खांचे में डाल देते हैं। एक टेंडेंसी है जहां हम स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को मटेरियल प्लेन पर रेटिफाई करते हैं कि देखो ये लोग भी यही कह रहे हैं। नहीं, सच ये है कि पूरी सृष्टि एक प्लान पर बनी है, सिंगल प्लान। तो वो आप देखेंगे प्लैनेटरी सिस्टम में देखेंगे, वही आप गैलेक्सीज में देखेंगे, वही आप एटम्स में देखेंगे, वही चीज आप ऑरोविल में देखेंगे। तो कायदे से सिटी शुड बी डिजाइन लाइक दैट। इफ यू आस्क मी, एक यूनिवर्सिटी का डिजाइन हो रहा था, ऑरो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो यही बात हम लोग चल रही थी आपस में। तो मैंने कहा इसका पहले तो एक केंद्र होना चाहिए, केंद्र शुड बी द डिवाइन सेंटर। अब सिटीज का तो कोई सेंटर ही नहीं है, नाम के लिए हम सिटी सेंटर बोलते हैं, जहां लोग बैठ के गप्पे मारते हैं, इंडियन कॉफी हाउस जहां बैठ करके लोग डिस्कशन करते हैं। घर के अंदर भी ऐसे होना चाहिए। तो अब पैटर्न वही है,
तो अब वैज्ञानिक रिलेटिविटी की थ्योरी डिस्कवर करता है तो वो ये नहीं कह रहा है कि वो इस सत्य को रेटिफाई कर रहा है, वो उसी सत्य की छाया पकड़ रहा है कि संसार में ये सारी चीजें वास्तव में सापेक्ष हैं, लेकिन कोई चीज है जो निरपेक्ष है, जो एब्सोल्यूट है। भौतिक जगत में क्या है? लाइट। अगर आप देखें तो स्टारी उसमें लाइट इज द कांस्टेंट। इस पर भी अब एक चर्चा हो रही है, लेकिन कोई मेटेरियल लाइट की बात हो रही है। अगर आप अलग जगत में देखें, भगवान का क्या स्वरूप है? ब्रह्म का ज्योतिर्ब्रह्म। लाइट इज द कांस्टेंट। अब बाकी चीजें, साउंड के साथ जीवन प्रारंभ होता है, वहां से रिलेटिविटी प्रारंभ होती है। तो ये लाइट और साउंड के अगर हम समन्वय को समझें तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो एक तो ये बात है। रही बात आइंस्टीन की एज ए पर्सनल पर्सन, तो हाँ, निश्चित रूप से आइंस्टीन एक मिस्टिक था और वो कहता भी है, और इसको कई ढंग से हम देख सकते हैं कि आइंस्टीन अपने आप में ना केवल विज्ञान में वो एक नई क्रिएटिव ढंग से उसके अंदर एक अर्ज आती थी चीजों को देखने की, लेकिन उसके अंदर एक म्यूजिशियन भी था आर्ट के। ये प्राय देखा गया है कि जो लोग दोनों साइड में, ये जिनका जो एक आर्टिस्टिक और साइंटिफिक साइड दोनों डेवलप होता है, वो डेफिनेटली ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक प्रकार का साइंटिस्ट होता है जो रूखा सूखा होता है। अब इसमें आप देखिए, चाहे आप हमारे कुछ साइंटिस्ट देख लीजिए, अब्दुल कलाम को देख लीजिए, विक्रम साराभाई को देख लीजिए, और भी साइंटिस्ट में जो जिनमें ये दोनों चीजें रही हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक साइड आपको इंट्यूशन की ओर खोलता है और शुद्ध विज्ञान आपको ले जाता है, तार्किक मन को डेवलप करता है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक को कोई ना कोई आर्ट फॉर्म अपने फ्री टाइम में करना चाहिए एज ए हॉबी, ताकि उसके अंदर एक क्रिएटिव ऊर्जा निकल सके। आर्ट इज अबाउट क्रिएटिविटी। कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप यही आकृति बनाइए, अच्छा इससे आप इसी प्रकार का स्कल्पचर करिए। यू आर फ्री टू डिसाइड कि आप इस मिट्टी के ढेले से क्या करेंगे। तो ये आपकी क्रिएटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है। वेरेस विज्ञान किस पर आधारित है? हार्ड फैक्ट्स पर, सो कॉल्ड हार्ड फैक्ट्स। तो वो एक अलग विषय है। तो आइंस्टीन के अंदर ये विधा थी और ये और भी वैज्ञानिकों के अंदर थी। ही वॉज इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है आइंस्टीन की पॉसिबल IQ पर लोगों ने, लेकिन ये सच है कि जब वो यंग था तो उसके क्लासरूम में ये लोग समझते थे कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी अनयूजुअल चीजें आती थी। और ये केवल आइंस्टीन के साथ नहीं हुआ, ये एडिसन के साथ हुआ है, ये वाटसन के साथ हुआ है, ये जेम्स वाट के साथ, सॉरी नॉट वाटसन, ये थे क्योंकि इनके अंदर एक अनयूजुअल। तो क्लासरूम में जब कोई ऐसा बच्चा हो जो बड़े अलग ढंग से चीजों को सोच रहा है, अब ये क्या कर रहे थे? ये अनकन्वेंशनल ढंग से चीजों को सोच रहे थे। रामानुजम तो फिल्म बनी है उन पर, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो वो तो बिल्कुल योग की तरह उनके अंदर, वो कहते भी थे, देवी का प्रसाद है कि उनके अंदर वो इक्वेशंस एक्चुअली उतरती थी विजन के रूप में, अंदर के विजन के रूप में। तो ये सारी, जैसे आप ज्योमेट्री को देखिए, सेक्रेट ज्योमेट्री की बात होती है, तो ये कैसे प्रारंभ होती है? विश्वकर्मा ने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं और उन पैटर्न्स के आधार पर सृष्टि चलती है। अब इस पैटर्न्स को हम लोग मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं? हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। तो फ्रैक्टल्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक पैटर्न को पकड़िए, उससे आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। तो आइंस्टीन वाज वन ऑफ देम जिसने इस सत्य को पकड़ा। निश्चित रूप से और भी ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं। डेविड बॉम को अगर आप देख लीजिए, फिर ये जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, इनमें से कई लोग तो आए थे जिनका भारत के योग में रुचि थी, और फिर वो जा करके उनके अंदर एक वही जो होता है लाइट बल्ब जलना, एक इंसाइट के रूप में आया। तो दे बेनिफिटेड, क्योंकि वो भारत में आए और या भारतीय योग में उनकी दिलचस्पी रही। आइंस्टीन की भी थी, कॉरेस्पॉन्डेंस है आइंस्टीन की इनके साथ है, शायद एक आध पत्र है सेठना जी के साथ है, अमल किरण के साथ, या आश्रम से कनेक्टेड, मोस्ट लाइकली अमल किरण के साथ है। तो ये एक पत्राचार है। तो उनके अंदर डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल ओपनिंग थी। जो महान साइंटिस्ट होते हैं, महान वैज्ञानिक या महान चिकित्सक, वो अपनी विधा के परे कुछ और सोर्स को टैप करते हैं। तो ये तो सत्य है, पर वो शायद अनकॉन्शियसली करते हैं। हम लोगों को ये चीज कॉन्शियसली करनी चाहिए। So I want to know, yes, nowadays a lot of people are turning towards solar energy and the ultimate renewable energy source. But the mother has said anything else? Anything on this? Yes. So solar energy is the energy of fusion.
इसी का मैं संकेत कर रहा था, दैट दिस इज दी देवत्व वाली एनर्जी, whereas एनर्जी ऑफ फिशन बाय डिस्ट्रॉइंग दी एटम्स यू क्रिएट, मतलब संसार में एक असंतुलन पैदा करती है। जैसे आप देखेंगे ना, असुरों के पास भी अस्त्र थे, लेकिन उनको वास्तव में दिव्य अस्त्र नहीं कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे अस्त्र थे जो बड़े भयानक थे, मेघनाथ के पास था, रावण के पास था। तो पर वो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, वो स्प्लिट करके, यानी संसार में आप कहीं डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और उससे कहीं और ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कैपिटलिज्म है, आप कहीं पर होल क्रिएट कर रहे हैं और आप दूसरी जगह हीप क्रिएट कर रहे हैं और उससे आप समृद्ध बना रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली कैपिटलिज्म बट समथिंग लाइक दैट, कि आप कहीं से, तो जो फिशन एनर्जी है इट इज एन आसुरिक मीन्स, वेरएज फ्यूजन की जो एनर्जी है, जो सौर अग्नि जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, जड़ अग्नि, विद्युत अग्नि और सौर अग्नि, तो सौर अग्नि इज द हाईएस्ट फॉर्म, जो मटेरियल वर्ल्ड में तो वो फिजिकल सन के रूप में है। तो इट्स ए वेरी 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 गुड स्टेप फॉरवर्ड एंड आई थिंक प्रेजेंट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग इट। ये तो हम लोगों को भी अपने जीवन में एनकरेज करना चाहिए, जहां संभव हो। वो इनिशियल कॉस्ट उसका होता है, लेकिन हमको सौर ऊर्जा यूज करनी चाहिए। डेफिनेटली वी शुड हैव सोलर पैनल्स, यूज इट। और भारतवर्ष में इतना प्रचुर मात्रा में है। दूसरी समुद्र की एनर्जी, विंड की एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है सबकॉन्शियंट, यानी पृथ्वी के अंदर जो डेड मटेरियल है फॉसिल, उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, हम उससे चला रहे हैं चीजें। अब वो कहां से निकल रही है? सबकॉन्शियंट से। और वी डोंट नो कि वेदर उसका इफेक्ट पड़ रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स पर या किस तरह से। एनीवे वो लिमिटेड स्टोर है, वो तो जाएगा। पर जो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो संसार में प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने दी है, मतलब हमको आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है, वो ऊर्जा है उसको टैप करना है। तो ये डेफिनेटली माने फ्यूजन एनर्जी की तो बात की है, उदार पिंटो के रेमिनिसेंसेस में है, और माने एनकरेज भी किया है इस दिशा में रिसर्च में। ये जान करके शायद कई लोगों को खुशी भी होगी कि सोलर एनर्जी का जो पायनियर वर्क हुआ है वो आश्रम उसमें बहुत बड़ा लीड रोल लिया है। आश्रम में चमनलाल गुप्ता जी जो अभी भी हैं, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, आई थिंक यूएस गए थे इसके बारे में बात करने के लिए। और ऑरोविल में भी फ्यूजन एनर्जी, सूर्य एनर्जी, ये सारी चीजें दे आर वंडरफुल, बिल्कुल माँ की लाइट में है और संसार को उस दिशा में जाना चाहिए। One, I think we are almost about time. Just one final question. So, for us to study more on this and learn more from Mother and Sri Aurobindo's writings, particularly in this context, what would be some of the good reference points for us to, for the teacher, student, for us to look at? So there are two reference points. One is the Life Divine, particularly chapters on matter. कई जगहों पर ऑन इग्नोरेंस, उसमें माया का क्या रोल है। मैटर की जो पहला बुक 1 है, मैटर कैसे फॉर्म हुआ, सांख्य में जो है, और उसके पीछे कॉन्शियस फोर्स है, दैट वन शुड स्टडी। दूसरा इन द गीता, द एंटायर थिंग अबाउट द 3 मोड्स ऑफ एनर्जीज, सत्व एटसेट्रा, एसेस ऑन द गीता। एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स लेटर्स ऑन योगा, उसमें बहुत सारी ये चीजें दी गई हैं। परंतु एक श्री अरविंद की पूरी एक आई थिंक नंबर ऑफ पेजेस आई फॉरगेट बट 30-40 पेजेस, इसकी तो प्रिंट करा के भाषाओं में चेंज होनी चाहिए, मतलब प्रिंट होनी चाहिए, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो आई थिंक एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन है, या एसेज इन फिलोलॉजी एंड इट्स वॉल्यूम 12 और 13। इट्स ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। में सब कुछ चेतना को जोड़ करके श्री अरविंद ने विस्तार में बताया है। तो वो या तो वॉल्यूम 12 या कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो 12 या 13, दैट इज ए मस्ट रीड। तो ये 3 चीजें तो पढ़नी चाहिए, डेफिनेट, निश्चित रूप से मस्ट रीडिंग होनी चाहिए। And mother's writings? हाँ, mother's writings, so they are like everywhere, all of them. Mother's writings are like spirit, minds, matter, everything is interconnected. So उसमें तो आपको है वॉल्यूम 14, 15 में है, जगह जगह रेफरेंसेस आते हैं। वॉल्यूम 3 में है जिसमें माँ साइंस की बात करती है, साइंटिस्ट एंड द योगी, पर उसमें माँ
डिटेल में नहीं जाती उन चीजों के, पर सूत्र देती है निश्चित रूप से। Thank you. I hope there is no other question. We can close then. Thank you so much. Thanks for joining and enlightening us with your talk today. We will circulate anyway this audio and for everybody to go through it again and start looking at the references, prepare for it, and as and when we start getting questions, we'll collect them, and down the line we can have question answer session on the topics people are raising. And, for everybody, thank you for joining this session. And like we said, हम जो डिस्कशन कले जे याकू नहीं करी आमे प्रस्तुत हवा भितर हमर जा प्रश्न आसी ताकू सब नोट कर रखिया, भविष्य रे आमे गोटे क्वेश्चन आंसर सेशन भी करि परिबा लोक संगे याकू नहीं। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मां श्री चरण रे कृतज्ञता।